सिर्फ झंडा लहराने से या बड़े बड़े स्लोगन्स गाने से दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक दैट्स नेशनलिज्म। किस तरह हुआ है ये चीज़ें हमारे आज की जनरेशन या इंडिया के सामने आनी चाहिए। दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं IWM बस। हाय, मेरा नाम है नवीन कस्तूरिया और आप लोग हमें देख रहे हैं IWM बस पे। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have the star cast of Salakar. So firstly, big congratulations. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगी when you got this project, how was your first reaction? No, to play something different now. काफ़ी अलग है ये character. ऐसा ही हुआ था because when I went to the office, Yeah. I think within 7 minutes director साहब started doing something. I think good thing about this role is director साहब already decided about me before I reached the Yeah. office. तो वो जो उनका है, वो जो कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा कैरेक्टर है, दिस एक्टर इज गोइंग टू डू इट, वो बहुत मोटिवेशनल था मेरे लिए। जी. तो वो कंफर्मेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे मैं बैठा उन्होंने मुझे बताया तो उनके कहने में मुझे लगा दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम। Yeah. जब ट्रेलर देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? बिकॉज ट्रेलर में तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है. ट्रेलर अच्छा लगा मुझे, या. यस, आई रियली लाइक इट। बट बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि मैं नहीं था, मैं तो अपने पोर्शन शूट ही True. किया मैंने, लेकिन ट्रेलर में बहुत सारी अदर डिफरेंट थिंग्स व्हेन आई सॉ, आई वाज रियली हैप्पी। या. दैट वाज रियली डिफरेंट। या. Really, I'm very happy with everything. Naveen, I want to know from your side, when you learnt about the script, was there always yes, or you gave a second thought whether to do or not? Because this is something different, whatever you have played till now. स्क्रिप्ट क्या, मैं तो पहले 3-4 जो मुझे कास्टर डायरेक्टर ने फ़ोन पे पहली बार ब्रीफ किया Yeah. कि दिस इज़ अबाउट दिस, तो आई वाज हुक्ड वहीं से। मैं तो करना ही चाहता था। फिर मुझे बस ये था कि ही वांटेड मी टू मीट द डायरेक्टर, तो मुझे था कि आई होप दे डोंट चेंज देयर डिसीजन। एंड मैं तो पहले 3-4 लाइनों से ही उन्होंने मेरे को बताया कि इट्स अबाउट दिस गाय जो पाकिस्तान में जाता है और एज एन इंडियन स्पाई। तो यहीं पे आई वांट टू डू इट, Yeah. इट्स अ हॉटस्टार का शो, True. पाकिस्तान में जाता है एज अ स्पाई, आई वांट टू डू इट। मेरा तो वहीं हो गया था। तो बाकी फिर मैंने स्क्रिप्ट बाद में पढ़ी, वो सब तो बोनस था। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे इट हैज़ टर्न्ड आउट, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट मैंने किया है। When it's come to action, कितना अलग एक्सपीरियंस था आपके लिए? Because it बहुत. was a full fledged, जितना देखा है कितना एंजॉय किया इस बार एक्शन को? बहुत अलग एक्सपीरियंस था। एक मोमेंट है शो के अंदर कि मैं और सर हम लोग हैंडशेक करते हैं और सर कहते हैं कि शाकाहारी होने के बावजूद तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत है। तो मुझे तब भी बहुत हंसी आ रही थी बिकॉज मेरा हाथ मजबूत नहीं है बट हम सिनेमा है, वी मेक बिलीव का काम है। तो मैंने लाइफ में कभी एक्शन किया नहीं है, मैंने ऑफ कैमरा भी कभी एक्शन किया नहीं है, मैंने कभी किसी को नहीं मारा है। तो मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा टूटा फूटा भी जी. और हाँ, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मैं कल पुष्कर को कह रहा था ये बात कि दुनिया में आप बंजी जंपिंग पैसा देके कर सकते हो, आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, True. लेकिन ये जो कई बार कुछ चीज़ें आपको सेट पे एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं ना, आई थिंक वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आई मीन द वे आई एम फायरिंग बुलेट्स, मैं दौड़ रहा हूँ, गोलियाँ चला रहा हूँ, पीछे से गाड़ियाँ फूट रही हैं, Yeah. वो इतना सरेल सा माहौल हो जाता है। मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है यार, मैं कैसे आ गया यहाँ पे। आई फील so grateful about the entire scenario. I really enjoyed doing it. How was the experience shooting with sir also? No, we always love to see him in a big screen. When you have shot the first screen with him, how was मैं that? पहली बार इनसे ऑफिस में मिला था, सर शायद मीटिंग करके Yeah, निकल रहे yes, थे और yes. मैं आया था। तो मैं इनका बहुत पहले से बहुत फ़ैन रहा हूँ। मैंने जी. गर्जिश से लेके सरफरोश तो मेरी बहुत फेवरेट रही है, बहुत ज़्यादा। मैं Yeah. सलीम के डायलॉग बोलता था Wow. और अब मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ
और इनका प्रेजेंस बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, यू नो, जो मेरे ख्याल से बहुत करेक्ट, तभी इंटरेस्टिंग कास्टिंग है ये। बट सर इतने वार्म इंसान हैं, इतने, मतलब यू कैन ऑल्सो सेंस इट राइट नाउ एनर्जी से, कि वो जो एक वो जेंटल जायंट बोलते हैं ना, जैसे आपने ये टर्म सुना होगा सर, तो मुझे तो बड़ा यू नो एक बड़े भाई जैसे और वैसा सा वाइब हो गया। तो मतलब आई वुड लव टू स्पेंड मोर टाइम विद सर एंड वर्क मोर विद हिम। मुझे बहुत मज़ा आया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्पाई थ्रिलर को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था 80s एंड 90s में। क्या एक मसाला जो अब मिसिंग है? अभी भी काफ़ी स्पाई थ्रिलिंग शोज़, मूवीज़, OTT पे काफ़ी कुछ आता है, लेकिन अभी भी वो मिसिंग पॉइंट्स नज़र आती है जो 80s और 90s में मूवीज़ में हुआ करती थी। आपके हिसाब से क्या है वो एक चीज़ जो अभी भी मिसिंग रहती है? दो देयर इज सो मैनी एक्शंस। OTT प्लेटफॉर्म में एक डिफरेंट आइडियाज़ सिनेमा का जो है, मेकिंग का जो है, कहानी का जो है, वो OTT प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मुझे OTT प्लेटफॉर्म के आने पे सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि सब लोग बचपन से ही गाने सुनते आ रहे हैं फिल्मों में, और गानों के बिना तो फिल्म सोच भी नहीं सकते। OTT प्लेटफॉर्म जब आया और जो कहानियाँ वहाँ सेलेक्ट की गई जो आई, उसमें हिंदुस्तानियों ने गानों को मिस नहीं किया। मुझे लगता है ये आप किस तरह की कहानियाँ चूज़ कर रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, किस तरह लोग देख रहे हैं, उसकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कि गाने किसी ने मिस नहीं किए, किसी को ओवर द टॉप जो हीरो फीलिंग होती है वो नहीं चाहिए, ओवर द टॉप विलन जो करते हैं नहीं चाहिए। उनकी लुक डिफरेंट हो गई, उनका कहने का ढंग डिफरेंट हो गया। ये भी जब ये चीज़ें एक्सेप्ट होगी तो ऐसा लगा कि पैरेलल सिनेमा जो है एज एन एक्टर एक तरह का ये मैंने किया था, जैसे मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। एक तरह लाउडनेस थी और एक तरफ ये प्रैक्टिकल सिनेमा जो सामने आया है, जिसमें लोगों को गाने बिल्कुल ही मिस नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से समझ में आ गया कि एक डिफरेंट पैरेलल सिनेमा जो है सामने आ गया। तो आप इस बात को अब डिनाई नहीं कर सकते कि इसको लोगों ने नहीं पसंद किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिनेमा जो है, पैरेलल सिनेमा जिसे मैं कह रहा हूँ, वो एक छोटे से डिवाइस में फिट हो गया है, जिसे मोबाइल फ़ोन कह रहे हैं हम लोग। वो इतना पॉपुलर हो गया है, उसको देखने का तरीका अलग है। उसको मैं इतना देखूंगा, इतना मैं क्लास के बाद देखूंगा, इतना मैं चाय पीने के बाद देखूंगा। तो इट हैज़ गिविंग यू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी चैलेंजिंग। दैट्स व्हाई आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस OTT प्लेटफॉर्म। कुछ डिफरेंट नहीं है, काम तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन देखने वालों का नज़रिया बदल गया। मैं तो वही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए जो ओवर द ईयर्स हमने सीखा है। तो मैं तो इतना ही कर रहा हूँ, मेरे लिए एक न्यू एक्सरसाइज है वो, बट कुछ डिफरेंट नहीं है मेरे लिए। डिफरेंट अगर है तो लोगों की सोच, जो हमारे डायरेक्टर्स आए हैं उनकी सोच, राइटिंग जो डिफरेंट आई है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर लेकिन अगर आप 90s का टीवी शोज देखो, हाँ। उसमें गाने नहीं होते थे, लेकिन वो एंगेजिंग होते थे। जैसे ब्योमकेश बख्शी था, महाभारत वगैरह, तो मुझे लगता है हम रेडी तो थे। या तो बड़े स्क्रीन पे एक चीज़ देखिए, अब टीवी को आप OTT से नहीं कंपेयर कर सकते। टीवी एक अपनी तरह का था। टीवी के चलने के बहुत सारे रीज़न थे। टीवी जो था, आप सीटियों को छोड़ दीजिए, जब इंटीरियर में चले जाएंगे तो 7 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो टीवी और हमारी जो लाइकिंग है सिनेमा के लिए, चाहे वो टीवी हो या सिनेमा हो, लेकिन बहुत सी दुनिया ऐसी है जो टीवी के साथ ग्लू हो गई। उनको अच्छा लगता था कि किस तरह चला ही जा रहा है। उसमें हम लोग 10 गलतियां निकाल सकते हैं यार, बार बार इतने लंबे लंबे रिएक्शन कैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते कि लोगों को पसंद आया। तो वहाँ तक तो ठीक था गाना, क्योंकि गाने को अगर आप फिल्मों जब हमको आदत पड़ जाती है ना, अब गाने जो हमने पिक्चरों में बड़ी स्क्रीन पे देखे हैं, उनका छोटा सा हल्का हो जाना हमें बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो मुझे लगा टीवी भी उसी तरह ही शुरू हुआ, बीच में जो गाने आए डिफरेंट तरह के, तो लोगों ने पसंद किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ OTT को मैं ज़्यादा ये महसूस करता हूँ कि वहाँ नहीं मिस किया, वो मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, और वो सारा क्रेडिट देखने वालों को जाता है। नवीन, यू हैव बीन इन OTT फ्रॉम द, बोलते हैं नींव भी आपने रखा था। हाउ इट स्टार्टेड नाउ, हाउ यू सर ने मेरा कोई शो नहीं देखा वैसे। नहीं देखा था मैंने।
अभी देखा कुछ नहीं थोड़े नहीं बहुत? नहीं देखा मैंने। नहीं देखा तो सर एक्चुअली बहुत आज से 10 साल पहले ना पिक्चर्स करके एक शो आया था। देखिए ये जब मुझे मिला ना और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इसकी शादी करवा दी। इसलिए बड़ा भाई बोल रहा है मेरे को। ओह वाह, सर ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी। तो सर हाँ 10 साल पहले एक शो आया था पिक्चर्स करके मेरा। अच्छा। तो वो एकदम मतलब बिगिनिंग ही था Beginning वेब शोज का। तो तब आया नहीं था इनफैक्ट ये लोग यूट्यूब पे मोस्टली ज़्यादा दिखना पसंद करते थे तब। तो हमने किया था वो आई Yeah. थिंक। तो आपका क्वेश्चन क्या था? सो हाउ इट्स वेल टू सी नाउ OTTs सो मच ग्रोथ। काफ़ी एक्टर्स अब OTT पे आना चाहते हैं, काफ़ी बड़े एक्टर्स। पहले कहा जाता था ना OTT चलेगा नहीं चलेगा, द क्वेश्चन मार्क वॉज देयर, बट पोस्ट कोविड इट गॉट चेंज नाउ एवरीथिंग। हाउ यू सी द ग्रोथ ऑफ OTT एंड इवन फॉर द एक्टर्स ऑल्सो? सी अब तो पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देयर फोन्स नो। Yeah. तो फ़ोन पे जो भी है वो ज़्यादा देखा जा ही रहा है। OTT तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त से है, बहुत से वेब शोज़ बन रहे हैं अब। तो सेट हो गया। अब तो मुझे लग रहा है उल्टा थोड़े कम हो गए हैं शायद। बीच में तो बहुत बन रहे थे, और जब ज़्यादा काम होता है तो कहीं भी ज़्यादा काम, अगर फिल्में बनेंगी कुछ भी बनेगा तो फिर एवरेज काम ज़्यादा होता ही है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि शोज़ तो बहुत बनते हैं लेकिन अच्छे शोज़ अभी भी कमी में ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ऑफ कोर्स काम ज़्यादा है तो उसी वजह से मेरे जैसे एक्टर्स काम भी कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सब टेक्नीशियंस को ज़्यादा काम मिलता है, एडिटर, डायरेक्टर, राइटर्स, क्रिएटिव लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, बिकॉज स्टोरी सुनाने का अब सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मीडियम है और बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल द क्रिएटिव पीपल आई गेस। बट डोंट यू फील बिकॉज नो बैक टू बैक इतने सारे OTT आ रहा है, वो एक ओवरफ्लो हो जा रहा है, अच्छे शोज़ भी कभी कभी मिस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं क्लटर तो हो ही गया, सिर्फ शोज़ क्या, आप तो सोशल मीडिया से भी लड़ रहे हो। True. आप इतना कंटेंट तो इंस्टाग्राम पे ही कंज्यूम कर लेते हो। फ्लड तो आता ही है। हम सब रील से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं Yeah. इतना, तो कई बार वो उससे भी कम्पीट कर रहे हो आप, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग शोज़ देख ही नहीं रहे होंगे। हो सकता है किसी को कोई शो फिल्म देखे हुए बहुत वक्त भी हो गया, बिकॉज वो सारी उसके एंटरटेनमेंट की जो भूख है वो रील से ही पूरी हो रही है। तो ऐसा है तो सही, बट आई एम श्योर अगर कोई चीज़ जेन्युइनली अच्छी है तो उसके पॉपुलर होने के चांसेस भी ज़्यादा होने चाहिए। ट्रू, हैज़ यू सेड नाउ कि रील्स कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो गया है। हम अभी ये काफ़ी देख रहे हैं कि पुराने वाले गाने, पुराने वाली मूवीज़ फिर से रील्स पे आ रहे हैं और वो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, और उसके वजह से वी हैव सीन ऑल्सो मूवीज़ के रीरिलीजेस स्टार्ट हो गए हैं। हाउ यू सी दिस चेंजेस सर? आपसे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जनरेशन चेंजेस जो हैं हर 20 साल बाद आते ही आते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला काम है वो कमाल का है, तो इसलिए वो किस तरह सामने आएगा यंग लोगों के, क्योंकि वो तो आज की दुनिया देखना चाहते हैं, आगे के 20 साल की देख रहे हैं। तो ये जो न्यू फॉर्मेट आ रहे हैं, एटलीस्ट वो पुराने गाने उन तक पहुंच रहे हैं। मेकिंग जो है, अब जिस तरह आपने कहा ये नया ट्रेंड मैंने सुना है, या थोड़े थोड़े 2-2 मिनट के आप देखते रहते हो, पूरी फिल्म देखते हो, उससे इंटरेस्ट पैदा होगा कि पहले धर्म जी क्या थे या राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार साहब क्या थे, और फिर साथ में अगर कम टिकट जो दोबारा फिल्में दिखाई जा रही हैं, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इस गुड। सर मुझे लगता है आपकी जो फिल्म है गर्दिश वो बहुत अंडररेटेड है। हाँ, मुझे लगता है कि वो इतनी कमाल की फिल्म है ना, इट विल मेक यू क्राई, एंड वो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर उसका री रिलीज हो, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। आई थिंक सर की पहली फिल्म ही है, मेरी पहली, प्रिय जी की पहली। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अभी शुरुआत, मुझे देखिए एक चीज़ तो हमारा कंसर्न होना ही चाहिए एज एन एक्टर आल्सो, कि टिकटें बहुत महंगी हो गई थी। थिएटर तो बहुत खूबसूरत हो गए, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन मुझे लगा कि टिकटों पे कंट्रोल हमारा थोड़ा रहता तो अच्छा है, क्योंकि क्या है कि मैंने वो दुनिया देखी हुई है, जब आगे बैठने वाले जो लोग थे, स्टॉल होती थी, राइट, दो, तो फिर बालकनी आती थी, लेकिन जो फर्स्ट 3 रो होते थे और फिर स्टॉल का कुछ हिस्सा जो होता था, ये वो लोग थे जो बार बार फिल्में देखते थे। बट सडनली हमारी इस वजह से दूर हो गए वो लोग कि महंगा कर दिया हमने उनके लिए, टिकट महंगा हो गया। ये कंसर्न होता है आम जनता के लिए, होता है, जो रेगुलर फिल्में देखते हैं, महंगाई इसमें। तो मुझे लगता है कि वो दुख, अभी जो कई सारे रिव्यूज़ आए उसमें एक ये भी था कि हमने उन लोगों को अपने से दूर कर दिया जो हमारी फिल्में बार बार देखते थे, जो ऑटो में बैठ के, साइकिल पे बैठ के जो हमारी लाइनें बोलते थे, उनको दूर कर दिया हमने। उनको किसी तरह वापस लाना चाहिए हमको।
मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि थिएटर चाहे कैसे भी बने, अगर 6 हैं तो 3 थिएटर उन लोगों के लिए होने चाहिए जिनकी टिकटें कम हैं। जी। और अगर मैं 3,000 रुपया खर्चा करके फिल्म देखना चाहता हूँ तो मेरे लिए थिएटर अवेलेबल है। उनको दूर नहीं करना चाहिए, उनको नज़दीक लाना चाहिए। डेफिनेटली सर, सोशल मीडिया पे आपके भी काफ़ी रील्स बनते हैं, काफ़ी मीम्स भी बनते हैं। सूर्यवंशम का सबसे ज़्यादा बनता है। आप जब देखते तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? या उसमें देखिए, ये कहीं ना कहीं लाइकिंग है। जब आप इस तरह की चीज़ें बनती हैं, दूसरों की नकल की जाती है, तो एक खुशी तो होती है मुझे कि इस तरह किसी ने गाने बना दिए। वो मेरा कुछ एक फिल्म थी बुल्ला करके, उसके बहुत सारे गाने बन गए, तो भेज देते हैं वो। तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी तरह अब जो अच्छा काम हुआ, फिल्में तो बहुत अच्छी बनी है हमारा। उस वक्त का एक समय था, उस समय में जो एक्चुअल हमारा टैलेंट था, जो एकदम फ्रेश टैलेंट, जिसमें हमारे राइटर्स हों, म्यूज़िक डायरेक्टर हों, एक्टर्स हों, कहानियाँ हों, जो सबको लेके बनती थी, काम तो बहुत ज़बरदस्त है। अब वो किसी भी फॉर्म में सामने आए आज की जनरेशन के में, क्योंकि वो चेंज मैं खुद देख रहा हूँ ना। इस जनरेशन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मैं खुद देख रहा हूँ। ये आज से 15 साल बाद ये नोट करेगा कि क्या हुआ, फ़र्क है। तो किसी भी तरह से वो समय जो है, चाहे छोटे डिवाइस में आए, बड़े में आए, सिनेमा में आए, मुझे खुशी होगी उस बात। सर घातक देखिए। घातक, यस या मेरे एक डायरेक्टर हैं, उनकी फेवरेट फिल्म है उनकी, इनफैक्ट जो व्हाट्सएप की डीपी है, वो मतलब जो स्टेटस है, हाँ। उनका यही है, क्रोध पालना सीख, विच इज़ फ्रॉम घातक। मतलब और घातक मतलब मुझे भी, मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है। सर की फिल्म है, आपने नहीं देखी होगी मुझे लगता है। देखा सर? नहीं देखा मैंने। नई जनरेशन, हाँ, इन्हें तो दिखाना है सर। यहाँ से जाने के बाद इमीडिएटली उसमें देखिए, आपको देखना पड़ेगा। OTT पे ज़रूर देखूंगी। नवीन, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, नेशनल अवार्ड्स के अनाउंसमेंट्स हुए हैं। देयर आर फ्यू एक्टर्स हु स्टार्टेड नो रेजिंग क्वेश्चंस दैट मूवीज़ के साथ साथ अब OTT और TV एक्टर्स को भी एक चांस मिलना चाहिए टू गेट दैट नेशनल अवार्ड फॉर देयर शोज, फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक्चुअली गुड पॉइंट ना, OTT के लिए भी नेशनल अवार्ड। Cinema is growing and part of industry also, entertainment industry also. What's your take on this? सी अवार्ड्स को लेके मुझे थोड़ा कम समझ है ऑनेस्टली, बट आई थिंक बहुत सारे अवार्ड्स तो अलग से OTT के भी होते हैं। हाँ, वो होते हैं। अब मुझे नहीं पता, नेशनल अवार्ड शायद नहीं होते हैं ना। नेशनल अवार्ड इज ओनली फॉर फिल्म्स। For the movies, हो सकता है yeah. जिस तरह की हमारी ये फिल्म है, एक मैसेज के साथ में है, बड़ा नेशनलिज्म है इस कहानी। तो हो सकता है जब इसी चीज़ें सामने आएंगी तो अवार्ड भी सामने आएंगे। जी। तो 100% मुझे लगता है हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, क्योंकि OTT में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और नेशनलिज्म बहुत अच्छा है उसमें, कहानी अच्छी तरह से बनाई जा रही है। तो दिन दूर नहीं है जब नेशनल अवार्ड वाले जो हैं इस फॉर्मेट को भी थोड़ा सीरियसली देखेंगे तो मिलेंगे अवार्ड। मुझे लगता है कि हम दूर नहीं हैं ज़्यादा। वो भी हम जल्द देखेंगे। क्या मालूम सलाहकार से शुरू हो जाए। हाँ, क्या पता जिन्होंने OTT की शुरुआत करी वो भी OTT अवार्ड्स की शुरुआत भी वही करें। ये मूवी को फॉर श्योर, या ये प्रोजेक्ट को फॉर श्योर कंपेयर किया जाएगा सिंदूर ऑपरेशन से। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देयर विल बी अ फ्यू कंपैरिजन विल बी गोइंग, बिकॉज जब भी स्पाई थ्रिलर होता है, इंडिया और पाकिस्तान का कुछ भी दिखाता है तो रियल लाइफ इंसिडेंट से उसको कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंदूर ऑपरेशन, इन जनरल। ओके, देखिए, हर चीज़ जो है ना अपने समय के हिसाब से बनती है। जी जी। ये फिल्म एक समय के बारे में बता रहे हैं। एक अनसंग हीरोज़ जो हमारे होते हैं, जो कभी सामने नहीं आते, उनकी कहानी है, कई बार इवेंट्स इकट्ठे की, ऐसी कई फिल्में बनी हैं। हमारी हकीकत बनी, बॉर्डर बनी है, विजेता करके शशि कपूर साहब ने बनाई थी। तो ऐसे कई इंसिडेंट हमारे आते हैं जिन्हें पिरो के हम एक माला बना के, और उसमें काफ़ी कुछ नेशनलिज्म भरा जाता है या होता है उन कहानियों में। तो ऐसी ही हमारी भी कहानी है जिसमें वो सब चीज़ें हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, कि जो मालूम नहीं पड़ता है कि वो हीरो कौन से हैं जो इतना बड़ा देश के लिए काम कर जाते हैं। तो हमारी कहानी का ये हिस्सा है इसमें। शो फिल्म्स की जो कहानियाँ होती हैं वो रियलिटी से इंस्पायर तो होती ही हैं यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब जो समाज में, सोसाइटी में होता है, वहीं से इंस्पायर होके हमारी कहानियाँ बनती हैं। तो अब चक दे हमारे सामने है, कितनी अच्छी खूबसूरत कहानी बनी थी। बॉर्डर कितनी ज़बरदस्त कहानी थी।
तो इवेंट्स होते रहते हैं, इतना बड़ा देश है Yeah. हमारा, कुछ ना कुछ होता रहे, लेकिन इनकी कहानियाँ जब सामने आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। Yes. और इस शायद यही जब सुना थोड़ा सा अपना इसके बारे में, तो मैं इमीडिएटली Yeah. तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर हमारी कहानी में जो मैं जिस नेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ, जिस अनसंग हीरो की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह बनाई, किस तरह हुआ है, somebody has gone through, हमने तो इवेंट पकड़े हैं वहाँ से, True. तो किस तरह हुआ है ये चीज़ें हमारे आज की जनरेशन या इंडिया के सामने आनी चाहिए। दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड। Yes. सलाह खान। लास्टली मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑल यंगस्टर्स के लिए? हम काफ़ी ये भी देखते हैं कि जो पैट्रियोटिज्म है वो सिर्फ मोबाइल तक रह जाता है, वो सामने नज़र नहीं आता है। टूवर्ड्स आर फ्लैग्स ऑल्सो वी हैव सीन नो, वो इंडिपेंडेंस डे तक अपने घरों में रहता है, लेकिन कई बार रोड पे भी नज़र आता है गिरे हुए पड़े। क्या कहना चाहिए? क्या रोड पे नज़र आता है? फ्लैग्स नो, वो गिर जाते हैं तो दे डोंट कीप इट अच्छे से, इंस्टेड और रोड पे होते हैं या पे फ्लैग, कि इंडियन बच्चे फ्लैग खरीद लेते हैं लेकिन ध्यान से रखते फिर बाद नहीं हैं। में ध्यान से रखते नहीं है। हो सकता फील होता, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनलिज्म जो है पिछले कई सालों से बहुत बेटर हुआ है और काफ़ी यंग जनरेशन तक पहुंचा है। तो आप अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं रील्स की, वो भी तो रील्स बनती हैं, उसमें बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं। और जो हिंदुस्तान में हो रहा है, मुझे लगता है यंग जनरेशन जो है उसके साथ जुड़ रही है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें जब होती रहेंगी देश में, तो ये अच्छी बात है कि हम बच्चे किसी तरह अपने आप को इससे जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो टीवी में भी तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें भी तो आती हैं, हमें किस तरह नेशनल फ्लैग को इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, इसकी संभाल हमें आनी चाहिए, रखना चाहिए। तो ये यंग जनरेशन सीखती है इन चीज़ों से। तो मुझे तो पहले से तो बहुत बेटर लगा है यंग लोगों के अंदर कंसर्न जो है। मुझे लगता है यार नेशनलिज्म क्या है, मतलब देश प्रेम क्या है? सिर्फ झंडा लहराने से या बड़े बड़े स्लोगन्स गाने से दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक दैट्स नेशनलिज्म। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो भी आप जिस फील्ड में हैं, आपको वो बहुत ऑनेस्टली करना चाहिए, ईमानदारी से अगर आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए। हाँ, आप जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देश तो देश के लोगों से बनता है, देश और क्या है। तो जितने भी लोग हैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और देश को साफ रख रहे हैं। मतलब ये चीज़ें जो मेरे को लगता है हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग, मुझे अभी कुछ आप कह रहे थे उसी से मैंने ये सुना, कुछ मुझे समझ में नहीं आया फ्लैग्स क्या कह रहे थे आप। बट हम अगर हम थोड़ा और देश को, अपनी सड़कों को, अपने घर के बाहर की जगहों को भी थोड़ी साफ सफाई का ख्याल रखें, मुझे लगता है उसमें भी बहुत नेशनलिज्म है ना? जो है कि नहीं सर? जो काम अच्छा है, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, ऑटोमेटिकली देश के लिए अच्छा हो जाता है। मतलब ये काफ़ी चीज़ें, इसके प्रोग्राम भी काफ़ी सारे आए हैं, सामने आए हैं। मतलब कोई नारे लगा रहा है या झंडा फहरा रहा है लेकिन सड़क पे गंद फेंक रहा है, तो वो तो देश का नुकसान कर रहा है। नहीं, किसी इंसान से गलत तरीके से बात कर रहा है बेकार में, अपने काम में करप्ट है वो, पैसा लेके गलत काम करता है, जिससे तो फिर है ना सर, है कि नहीं? हाँ, चीज़ें फर्क तो पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो यार हम सबको ज़्यादा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, ज़्यादा ईमानदार होने की ज़रूरत है सबको, जो भी काम कर रहे हैं। आई थिंक उससे देश आगे बढ़ेगा। और वही करेक्ट नेशनलिज्म। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you.